रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है गुफ्तगू अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस और उसमें ख़ास तौर पे हमारे दोस्त मुल्क तुर्की का किरदार है कि तुर्की उसमें क्या रोल प्ले करता रहा है और आइंदा क्या रोल प्ले करने का इम्कान है। अफ़गान अमल जो सुलह के बारे में, जो पीस के बारे में जारी व सारी है, उसका पस मंज़र हम सबको मालूम है, लेकिन हाल ही में यानी पिछले 1-2 महीने में उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, कोई बहुत अहम किस्म की पेशरफ्त, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ने सदर अशरफ गनी को एक ख़त लिखा और उन्हें तजवीज़ ये किया कि तालिबान के साथ सुलह के अमल में जो अब तक तातुल आया हुआ है दोहा प्रोसेस में, यानी पिछले साल 29 फरवरी को जो अमेरिकन और तालिबान के दरमियान एक माहिदा हुआ था और जिसके तहत इंट्रा अफ़गान डायलॉग ने आगे बढ़ना था, उस इंट्रा अफ़गान डायलॉग में कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। अभी तक सिर्फ वो प्रोसीजरल चीज़ों पर ही अटके हुए हैं। चुनांचे ये तजवीज़ किया गया कि अमेरिकन की तरफ से कि मौजूदा हुकूमत की जगह एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए और तालिबान और दूसरे स्टेक होल्डर्स यानी अफ़गान हुकूमत और बाकी अफ़गान नुमाइंदे उनसे बातचीत करें। और तजावीज़ भी थी, एक ये कि एक 6 मुल्की कॉन्फ्रेंस, अफ़गानिस्तान के अलावा 6 ममालिक अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान, यानी 4 इलाकाई मुल्क और उसके अलावा जो 2-3 बड़ी पावर्स हैं वो, ये सब के सब मिलके अफ़गानिस्तान पर एक कॉन्फ्रेंस करें। तीसरी चीज़ ये थी कि तुर्की में अगले महीने एक मीटिंग हो तालिबान के दरमियान और जो उनके इंटरलॉक्यूटर्स हैं अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से, यानी अफ़गान गवर्नमेंट प्लस अदर स्टेक होल्डर्स जो दोहा में बातचीत कर रहे हैं, अब उनकी बातचीत का एक दौर तुर्किया में हो। ये बहुत अहम पेशरफ्त है और इस पे अगरचे अभी तक ये लग रहा है कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत इस बात पर आमादा नहीं है कि वो हुकूमत छोड़ के एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाए और उसमें तालिबान के साथ पावर शेयर करें। तालिबान खुद भी पावर शेयरिंग के हक़ में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो एक इंटरिम गवर्नमेंट के हक़ में है। वो ये समझते हैं कि के अशरफ गनी की हुकूमत अगर हुकूमत अगर ख़त्म हो जाती है और उसके बजाय एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है तो शायद मामलात को आगे बढ़ाना बहुत आसान होगा। अब इस तरफ आते हैं कि तुर्किया में ये जो मुज़ाकरात किए जाएंगे तो इसका क्या पस मंज़र है और इससे क्या नताइज बरामद होने के इम्कानात हैं। तुर्किया के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और दोनों के साथ तारीख़ी ताल्लुकात हैं। तारीख़ में बहुत अरसे से इनके ताल्लुकात दोस्ताना रहे हैं। अफ़गानिस्तान में ख़ास तौर पर जो टर्किश स्कूल थे वो तालिबान के ज़माने में भी काम कर रहे थे, यानी जब और तकरीबन सारे बैरूनी इदारे वहाँ बंद हो चुके थे उस वक्त भी टर्किश स्कूल वहाँ पे थे। और उसके अलावा वहाँ पर जो उज़्बुक्स हैं जो अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में मज़ार शरीफ और इस तरफ के इलाक़ों में अच्छी खासी तादाद में हैं, जिनके लीडर दोस्तम को अमूमी तौर पर दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, एक एथनिक ताल्लुक़ की बुनियाद पे वो भी हमेशा तुर्किया से करीब रहते हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि वहाँ पे वो सिर्फ उज़्बुक्स ही के साथ हैं, बल्कि ख़ुद तालिबान के 1-2 रहनुमा भी बड़े अरसे तुर्की में रहते रहे। चुनांचे अमूमी तौर पर अफ़गानों के साथ उनके ताल्लुकात दोस्ताना हैं। सुलह अमल में उनका जो रोल रहा है उसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि जब नेटो के ट्रुप्स यहाँ आए तो टर्की के ट्रुप्स भी उसमें थे, लेकिन टर्की ने कम्बैट ट्रुप्स नहीं भेजे, लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए उसके ट्रुप्स वहाँ मौजूद रहे और ज़्यादातर काबुल की जिम्मेदारी टर्किश ट्रुप्स के हवाले थी। दूसरी चीज़ टर्की ने जो इस सिलसिले में बहुत बड़ा किरदार अदा किया वो इस्तांबुल प्रोसेस है। जी 2012 में ये शुरू हुआ।
हार्ट ऑफ एशिया का नाम जो दिया गया उससे भी तुर्कों की अल्लामा इकबाल से कुर्बत का पता चलता है, क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया का तो नाम ही अल्लामा इकबाल के अशार से लिया गया है, जहां अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आसिया एक पैकर आबो गिलस्त मिल्लत अफ़गान दरा पैकर दिलस्त, यानी अफ़गान मिल्लत जो है वो एशिया के पैकर में एक दिल की हैसियत रखता है। चुनांचे इससे ये नाम हार्ट ऑफ एशिया लेके इस प्रोसेस का आगाज़ किया गया। हार्ट ऑफ एशिया में जहां पॉलिटिकल कंसल्टेशंस हैं, वहां उनसे भी ज़्यादा अहम वो माशी सपोर्ट है जो अफ़गानिस्तान के लिए सब हार्ट ऑफ एशिया के ममालिक मिलके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की सूरत में आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसकी प्रोसेस के अलावा तुर्किया का एक और रोल भी रहा है कि अगर कभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हुई तो तुर्की ने एक ट्राइलेटरल मीटिंग अरेंज की जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्की के दरमियान होती थी, और फिर ये एक सिलसिला था जो चलता रहा। यानी इसमें तीनों आर्मी चीफ्स की मुलाकातें भी हुई, तीनों इंटेलिजेंस चीफ्स की मुलाकातें भी हुई, तीनों सरबराहान हुकूमत की मुलाकातें भी हुई, समिट लेवल पे भी हुआ, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ। और इससे ये भी अंदाज़ा लगाइए कि दोनों मुल्कों को तुर्की पे कितना ट्रस्ट था, कितना एतमाद था, जिसकी वजह से दोनों मुल्क तुर्की के कहने पे इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ मिलजुल के बातचीत करते थे, और तुर्की जो है उसमें एक भाई का किरदार अदा करते हुए दोनों मुल्कों को करीब लाने की कोशिश करता था और गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करता था। और अब भी जब तुर्किया का नाम दिया गया है तो उसकी वजह यही है कि अफ़गानिस्तान में जो दो पार्टियां आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं उन दोनों को तुर्की पे एतमाद है और दोनों बआसानी इस पे आमादा हैं कि तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात में, बातचीत में जाकर शरीक हों। अब इस पहलू को देखिए कि वहाँ पर जब मीटिंग होगी तो उससे क्या तवक्कुआत हैं। अब ये बातचीत में जो तातुल है ये किस स्टेज पे आकर रुका हुआ है और क्या उम्मीद है कि जब वहाँ पे बातचीत होगी तो मामला कैसे आगे बढ़ेगा। फिलहाल जो दो मेन इश्यूज हैं, एक तो ये है कि एक परमानेंट सीज फायर, और दूसरा ये है कि मुस्तकबिल का एक पॉलिटिकल रोड मैप। यानी पॉलिटिकल रोड मैप का मतलब ये है कि आप ये तय करेंगे कि आइन में आप कोई तरामीम चाहते हैं, आइन को बदलना चाहते हैं, नई हुकूमत बनवाना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत में पावर शेयरिंग चाहते हैं, यानी क्या सूरत होगी कि मुस्तकिल बुनियाद पे अमन जो है अफ़गानिस्तान में बरकरार रहे और जो सियासी निज़ाम है वो उसमें पेशरफ्त शुरू हो जाए। अब इस मामले में एक तीसरी चीज़ भी सामने आ जाती है कि अमेरिकन्स ये इंदिया भी देते रहे हैं कि अगरचे वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि हस्बे वादा 1 मई तक अपने ट्रुप्स वापस बुला लें, जो अब सिर्फ 2500 ही वहाँ रह गए हैं, लेकिन साथ साथ ये इम्कान भी है कि वो वापस ना बुलाएं। अफ़गानिस्तान में इस मामले में दो राय पाई जाती हैं। जो लोग तो तालिबान के साथ नहीं हैं वो तो ये कहते हैं कि अमेरिकन्स को जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। कारज़ई साहब का एक बयान हाल ही में शायद इसी महीने में सामने आया है। उन्होंने किसी इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अमेरिकन्स को रिस्पॉन्सिबल एग्जिट करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एग्जिट का मतलब ये है कि हरिडली नहीं निकलना चाहिए, जिससे ऐसी हालत में नहीं निकलना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में वायलेंस और जंग बढ़ रही हो। दूसरी तरफ जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकन ट्रूप्स अपने जाने में डिले करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 29 फरवरी 2020 को जो मुआहदा हुआ था उस डील को ब्रीच कर दिया गया है, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई है। तो अब ये दोनों व्यूज़ हमारे सामने हैं। देखना ये है कि तुर्की में इन दोनों मामलात को लेके क्या पेशरफ्त की जाती है, और दूसरा ये कि तुर्की सिर्फ वेन्यू होने की बात नहीं है, खुद तुर्की का अपना भी इसमें एक अहम रोल होगा कि वो दोनों पार्टियों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करे। और फिर एक इसका तीसरा पहलू भी है
कि अगर यूएस को ये अंदाज़ा हो गया है कि तुर्की का रोल अफ़गान मामलात में इतना है कि वो दोनों पार्टियों को सुलह की तरफ आमादा करने में अपना किरदार अदा कर सकता है, तो क्या अमेरिका और तुर्की के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? क्या तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात रिवाइटलाइज हो जाएंगे? तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी तवक्को की जा रही है, और अभी हमें देखना है कि अगले महीने जब ये बातचीत शुरू होगी तो मामलात किस तरफ जाएंगे। फ़खरुल इस्लाम साहब, आप कुछ तबसरा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में तो 2020 में जो तालिबान और अमेरिकन गवर्नमेंट के दरमियान दोहा में मुआहदा हुआ, तो उस मुआहदे पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान थे, और मैं भी उन लोगों में शामिल था कि जिनका अंदाज़ा ये था कि ये मुआहदा अमली होने में इसको कई साल लगेंगे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान में, वो इतनी कमज़ोर थी और उनकी कैपेसिटी इतनी कम थी कि उनको पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये भी एक चीज़ है कि जब आप इंटरिम गवर्नमेंट लाते हैं या कोई और सेटअप लाते हैं, जो इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस लेवल की है और वो किस तरीके की लेगेसी वो छोड़ेगी, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। दूसरा ये था कि मुआहदे में उसी हुकूमत से भी कहा गया था कि वो कुछ इक़दामात करे, तालिबान के कैदियों को रिहा करे और बहुत सारे और चीज़ें, जबकि वो उनके यहाँ नाराज़गी पाई जाती थी कि हमें क्यों इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसके बाद इस मुआहदे पे एक और दौर ये आया कि अमेरिका में सदारती जो पोजीशन है वो सदर ट्रम्प के बाद बाइडन साहब आ गए, और उनके जो इब्तिदाई बयानात थे उनसे तासुर मिलने लगा कि शायद अमेरिका अब उस मुआहदे को सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि ये राय ज़ोर पकड़ती गई कि शायद वो रिवर्स कर जाएगा। लेकिन जैसे एम्बेसडर साहब ने अभी फरमाया कि इस पे अमेरिकी हुकूमत जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया है। दोहा मुआहदे में जितनी मुश्किलात हायल है, उससे लगता ये है कि सिवाय सालिसी के शायद ये मुआहदा जो है वो 100% अपने नताइज ना दे सके। अब सालिसी कौन करे? सबसे ज़्यादा मुअस्सर लोग तो वही है जो कि अफ़गानिस्तान के पड़ोस में हैं, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है और सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं। अब इंडिया भी अपने आप को पड़ोसी कह रहा है, लेकिन पता नहीं किस बुनियाद पे कह रहा है, वो तो पड़ोसी है ही नहीं। बहरहाल अमेरिका उसको वो किरदार दे रहा है। अब मसला ये है कि ये जो पड़ोसी ममालिक है इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर कौन सा ऐसा सालिसी ग्रोह हो ममालिक का कि जो इफ़ेक्टिवली ये रोल प्ले कर सके, और मेरा ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा मुअस्सर टीम वो हो सकती है कि जिनके आपस में अच्छे ताल्लुकात, और वो है तुर्की और पाकिस्तान। पाकिस्तान के बग़ैर तो न ये मुआहदा हो सकता था और न इस मुआहदे पर सही तरीके से अमल हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान चूँकि बराह रास्त उसका एक रोल रहा है, तो उसके हवाले से कई नाराज़गियाँ मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ एक टीम होनी चाहिए, जैसे चाइना, टर्की और इस तरह मलेशिया भी हो सकता है, वो इस्लामी ममालिक के जो एक असर रखते हैं और जिनका अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो चूँकि इस वक्त हमारा फोकस तुर्की है, तो मैं ये कहूँगा कि ये बात 2 बार आ गई, और एम्बेसडर साहब ने भी बजा तौर पर फरमाया कि अगरचे तुर्की ईसाफ का हिस्सा था, लेकिन ख़ुद मैं भी उस दौरान कई बार अफ़गानिस्तान मुझे जाना पड़ा, और मैंने वहाँ देखा कि लोग तुर्की को ईसाफ का हिस्सा नहीं समझते थे, उसको एक मुसलमान भाई के तौर पे वो लेते थे। चाहे तालिबान हो और चाहे तालिबान के मुखालिफ ग्रुप, सब तुर्की को कदर की निगाह से देखते थे। दूसरा, जो इस्तांबुल प्रोसेस का जिक्र भी हुआ, इसके एक ऑफशूट के तौर पे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे इस्तांबुल बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है गसाम,
एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़, लेकिन टर्की में शायद इस तरह का नाम है, जिसके एक डायलॉग में खालिद रहमान साहब और हम भी गए और उसमें अफ़गानिस्तान से एक हाई लेवल डेलीगेशन भी आया था और टर्की के भी लोग थे। तो ये 3 ममालिक के लोगों ने बैठ के कई दिन जो है इस मसले पे बात की। ये तो खैर एक नॉन गवर्नमेंटल लेवल की एक कोशिश थी, लेकिन हम देखते हैं कि तुर्की ने जो रोल प्ले किया या जो तुर्की के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की एक तारीख़ है, उसकी रोशनी में मैं कह सकता हूँ कि तुर्की इस वक्त एक अहम एक्टर के तौर पे मौजूद है इस मसले के हल करने के लिए। और हमें उम्मीद है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ मिल ले और अमेरिका के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से बन जाए, तो कोई वजह नहीं कि तुर्की इस मामले में एक अहम रोल अदा ना कर सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है इस बात को हम सब समझते हैं कि अफ़गानिस्तान आज की दुनिया के पेचीदा तरीन मसाइल में से एक है, और इन ए वे ये एक अलामत है कि आज का ग्लोबल ऑर्डर कितना कमज़ोर है और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पूरी तरह से अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये पेचीदा सूरत हाल किसी करवट नहीं बैठ रही। अगर इस बात को हम समझ रहे हैं तो हमें पहले मरहले में तो ये जान लेना चाहिए कि इसका कोई शॉर्टकट, कोई फौरी हल मौजूद नहीं है, और एक बहुत ही यानी ठोस ऐसी कोशिश कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स मौजूद हों और स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक तरह का एतमाद मौजूद हो, उस वक्त तक इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलेगा। जब मैं इस तरह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुर्की के लिए कुछ न कुछ मौक़े मौजूद हैं एक बड़ा किरदार अदा करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ख़ुद अमेरिका यानी चाहे बैक वक्त निकलना भी चाहता है और नहीं भी निकलना चाहता, लेकिन कम से कम ये अब इस्टेब्लिश्ड है कि वो फ़ौजी सतह पे ज़्यादा लंबे अरसे अपनी मौजूदगी को वहाँ नहीं रखना चाहता। और इस एतबार से जब वो निकलना चाहता है तो अमेरिका के साथ तो पूरी एलाइज़ की एक टीम है। अगर अमेरिका निकलेगा तो बाकी एलाइज़ भी रहेंगे नहीं। तो इस एतबार से एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है, एक स्पेस आ रही है कि अगर किसी के पास पॉलिटिकल विल मौजूद है और किसी के पास वो बुनियादी सलाहियत मौजूद है कि वो आगे बढ़ के रोल प्ले करे, उसमें ज़ाहिर है यानी तुर्की का एक नाम आता है। और जैसे हमारे पैनलिस्ट ने ये बात कही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि तुर्की की प्रेजेंस वहाँ मौजूद है, और इस तरह से मौजूद है कि अगरचे वो ईसाफ का हिस्सा थे और उसके साथ साथ कह लीजिए कि यानी अमेरिका के बज़ाहिर नेटो की वजह से इत्तेहादी नज़र आते थे, लेकिन वो कॉम्बेटेंट नहीं थे, उन्होंने उन ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लिया, और इस एतबार से अपने लिए जो गुडविल पहले से मौजूद थी तारीख़ी तौर पे, उस गुडविल में वो इजाफ़ा करने में कामयाब हुए। फिर ज़ाहिर है कि अगरचे यानी जो एथनिक रिलेशनशिप है उसके एतबार से यानी जो टर्किश बैकग्राउंड के लोग कहलाए जा सकते हैं वो थोड़े हैं, लेकिन बहरहाल आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं। और इस एतबार से कि जैसे यानी माजी में सिविल वॉर के दौरान उनमें से बाज़ लोग तुर्की में मौजूद रहे हैं, और इस एतबार से तुर्की के पास वो कनेक्शंस और कॉन्टेक्ट्स भी मौजूद हैं। तो वो जो एक बेसिक चीज़ किसी की इन्वॉल्वमेंट के लिए होनी चाहिए वो तुर्की के पास वो मौजूद है। इसके साथ साथ मेरा ख़्याल है कि एक और जो यानी फैक्टर बनता है कि बैरूनी दुनिया में आपका कितना एतमाद है, किसी मुल्क का कितना एतमाद है। तुर्की ने यानी ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 2 डेकेड्स जिस अंदाज़ की फ़ॉरेन पॉलिसी इख्तियार की है, जिस अंदाज़ से टर्किश लीडरशिप ने अपने आप को बहुत ही पेचीदा मसाइल में एक बहुत ही प्रोएक्टिव रोल के साथ नुमाया किया है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया के हवाले से नुमाया किया है, उसने भी तुर्की के लिए एक ऐसी स्पेस पैदा की है कि अगर वो कोई इनिशिएटिव लेना चाहे तो उस इनिशिएटिव में वो अपने साथ दूसरे और बहुत से लोगों को एंगेज कर सकता है। जैसे हमारे दोस्तों ने जिक्र किया, ख़ुद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्पेस को बढ़ा देती है, क्योंकि बाकी दुनिया में से कोई भी यहाँ रोल प्ले करना चाहे तो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, ख़ुद पाकिस्तान में उसके बारे में एतमाद मौजूद नहीं होगा जितना एतमाद तुर्की के बारे में मौजूद होगा। तो अगर हम इसको सामने रखें तो सवाल ये पैदा होता है कि आज क्या कर सकता है तुर्की या क्या करना चाहिए, इसको हम अगर सामने रखें। मेरा ख़्याल है जिस अंदाज़ की कोशिशें माजी में हुई हैं, इस्तांबुल प्रोसेस,
एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना कि जहां लोग मिल सकें, इसको जितना ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है बढ़ाया जाए। और ये जो ईसाफ में रहते हुए अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एक राब्ता रहा है, और दूसरी जानिब जो मुस्लिम शनाख्त तुर्की ने अपनी बनाई है इस अरसे में, ये दोनों फ़रीक़ अफ़गानिस्तान हुकूमत और दूसरी जो उसके मुखालिफ में क़ुव्वतें हैं, इन दोनों में एक तरह की जो एक्सेप्टेबिलिटी देती है तुर्की को अपने इनके साथ रवाबित को बैक वक्त दोनों तरफ बढ़ाना चाहिए। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के मसले में और दुनिया के और बहुत सारे मसाइल में उलझन ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल प्ले नहीं कर रही है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है बल्कि अमेरिका जो फ़ैसला करे उसके मुताबिक बाकी लोग कर रहे हों और अक़वाम मुत्तहिदा भी उसी को एंडोर्स कर रही हो, तो ये मसाइल का हल नहीं होगा। चूँकि बहरहाल कोई भी मुल्क हो वो तो ऐलान करके ये कहता है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसके नतीजे में किसी का भी नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अफ़गानिस्तान में अगर अमन लाने में नहीं है तो वो अमन क्यों लाएगा। और मेरा ख़्याल है अमेरिका ने इस बारे में बड़े वाज़े हैं कि उनका दुनिया में कोई इक़दाम भी जो है वो अपने मफाद से हट के नहीं होता। तो इस एतबार से बड़ी ज़रूरत है कि अक़वाम मुत्तहिदा को कहीं ना कहीं से लीडिंग रोल दिलवाया जाए। ज़ाहिर है ये तुर्की अकेले नहीं कर सकता, लेकिन ये एक मूव बनाने की ज़रूरत है कि अक़वाम मुत्तहिदा का लीडिंग रोल हो। बिल्कुल इसी तरह से OIC का जो प्लेटफॉर्म है, ज़ाहिर है कि ये मुसलमान मुल्कों का प्लेटफॉर्म है, अफ़गानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, तो इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ़ अफ़गानिस्तान ही के लिए नहीं बल्कि अदरवाइज़ भी जितना मुतहर्रिक किया जाएगा, और इसमें जो मसाइल हैं वो सबको मालूम है, लेकिन इन मसाइल के बावजूद इस प्लेटफॉर्म की मौजूदगी एक स्पेस और एक मौका फराहम करती है जिसमें तुर्की को मेरे ख़्याल से एक अच्छा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। मुस्तक़बिल में यानी फ़ौरी तौर पे तो ज़ाहिर है एक बड़ा इमीडिएट टारगेट यही है जिसकी जानिब पहले इशारा भी हुआ इस गुफ्तगू में कि सीज़ फायर को कैसे यानी मजबूत बनाया जाए, और सीज़ फायर के साथ साथ राब्तों का मेकैनिज़म क्या हो कि यानी एक बेचैनी में वाक़यात नए सिरे से शुरू ना हो जाएँ। तो सीज़ फायर को कैसे यकीनी बनाया जाए ये एजेंडे का अहम तरीन नुक्ता होना चाहिए, और उसी का ज़ाहिर जुज़्व होगा कि मुस्तक़बिल का सियासी रोड मैप। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और एक बहुत ही सस्टेन्ड एफ़र्ट चाहिए होगी। ये बात भी है कि आज की जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं उसमें तुर्की के लिए नए नए मसाइल भी पैदा किए जा रहे हैं, और ज़ाहिर है तुर्की के लिए बहुत सी सूरतों में अपने लिए भी दबाव बढ़ रहे हैं। लेकिन उस दबाव का मुकाबला भी सबसे बेहतर यही है कि तुर्की अपने लिए इन पेचीदा मसाइल में कोई रोल निकाले। तो वो एक चिकन एंड एग टाइप की चीज़ है कि अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, तो अगर आप रोल बढ़ाना चाहेंगे तो उसके जवाब में आपके लिए दबाव भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस दबाव से निकलने का तरीका भी यही है कि आप एक की रोल अदा कर रहे हों मामलात को हल करने में। तो ये मजमूई मंजरनामे में मेरा ख़्याल है कि चीज़ें हैं जिनसे एक फ्रेमवर्क बनता है, लेकिन ज़ाहिर है स्पेसिफ़िक्स पे किसी और मरहले पे हम ज़्यादा तफसील से बात कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं अभी कहना भी चाह रहा था वो ये कि तुर्की में, और उम्मीद वासिक़ है कि ये इस्तांबुल में होने जा रही है बातचीत, कि इस्तांबुल में जो बातचीत होगी उससे दोहा वाली बातचीत का मुतबादिल ना समझा जाए, बल्कि ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। ख़ुद तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भी यही कहा है, अफ़गान हुकूमत ने भी यही कहा है, और अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की जो हेड हैं उन्होंने भी यही कहा है कि ये उसे कॉम्प्लीमेंट करेगी। और उसके साथ ये है कि तवक्को ये है कि जो मेन इश्यूज़ हैं उन्हें रिज़ॉल्व करने के लिए जिन फाउंडेशंस की ज़रूरत है इसमें वो बुनियादें रखी जाएंगी। यानी ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि वो बातचीत हमेशा फिर तुर्की ही में चलती रहे। ये उन बुनियादी चीज़ों को एड्रेस करके वो रास्ता हमवार करेंगे कि इस वक्त जो डेडलॉक आया हुआ है, जो तातुल है, उसे किसी तरह दूर किया जाए और मामलात पर कोई पेशरफ्त शुरू हो। चुनांचे तुर्की का सिर्फ ये रोल लगता है कि वो दोनों पार्टियों के दरमियान एक हम आहंगी पैदा करके उन फाउंडेशंस को रखवाने की कोशिश करे, उन बुनियादों को जिसकी वजह से फिर जो मेन मामलात हैं यानी पॉलिटिकल रोड मैप और फिर परमानेंट सीज़ फायर, इस पे मामलात आगे चल सकें।
लेकिन इससे आपके जैसे सवाल आपने पूछा है, ये ना समझें कि तुर्की जो है वो किसी गारंटर की सूरत में सामने आ रहा है और खुदा न खास्ता जो बातें तय होती हैं उन पर अमल नहीं होता तो तुर्की को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जा सकेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे दोहा इतने अरसे से वेन्यू है, लेकिन अगर मामलात पे पेशरफ्त नहीं हो रही तो उसमें दोहा को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा रहा। इसी तरह जो भी कोई फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे इसी महीने में रूस में भी, मॉस्को में भी एक मीटिंग हुई है, इससे पहले भी मुख्तलिफ मकामात पे मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन उन मीटिंग्स का मकसद और उनकी मेज़बानी करने का मकसद ये होता है कि सब पार्टियों पे को आप पर इतना एतमाद है कि वो आपके कहने पे आ जाती हैं और आप उनके दरमियान बातचीत को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से तुर्की ज़ाहिर है कि फ़ासले पे है और जो उसकी हैसियत है उसमें, यानी इस एतबार से तो उसके ऊपर भी एक नफसियाती, यानी तुर्क अवाम जो हैं वो अपनी लीडरशिप के साथ हैं, वो अपनी लीडरशिप से एक तवक्को करते हैं कि वो मुस्लिम दुनिया के मसाइल में एक रोल प्ले करेगी और इस एतबार से वो कोशिश तुर्की की लीडरशिप की जानिब से हो भी रही है। तो इस माना में तो वो एक सेटबैक कहलाएगा कि पूरी कोशिश के बावजूद आप कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सके अगर ये नाकाम होता है। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि ये एक मुल्क की कह लीजिए कि प्रोएक्टिव पॉलिसी की अलामत है, उस मुल्क में लोगों का अपने ऊपर एतमाद की अलामत है और जब ये हो तो जो भी कोशिशें आप करते हैं उसके नतीजे में कुछ न कुछ पेशरफ्त ज़रूर होती है। लेकिन दोबारा इस पे एम्फेसाइज़ करूँगा, मैं बहुत पेचीदा मसला है, बड़ा लंबा मसला है, ये यानी जल्दी से हल होने वाला नहीं है। इसीलिए फ्रेमवर्क को इस तरह लचकदार बनाना पड़ेगा कि ये कदम ब कदम आगे बढ़ सकते हों, ये यकदम होने वाली कोई चीज़ नहीं। मेरा ख्याल ये है कि अगर मुझसे कोई पूछे वन लाइनर, वो ये है कि जहाँ तुर्की को अफ़गानिस्तान के मसले में किरदार अदा करने के लिए एडवांटेजेस हासिल है, वहाँ बैनुल-अक़वामी सियासत में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और देखना ये है कि तुर्की जो रोल प्ले कर रहा है, इस टाइट रूट पे चलता है, तो वो इन दोनों चीज़ों के साथ किस तरीके से इससे जो है निपट सकता है। मिसाल के तौर पे अमेरिका बहुत बड़ा एक्टर है इस इशू का और सिग्नेटरी है दोहा मुआहदे का। सवाल ये है कि क्या अमेरिका तुर्की को ऐसा कोई रोल देने के लिए तैयार होगा या नहीं, या यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न जितनी भी क़ुव्वतें हैं। तो ये एक इम्तिहान भी है एक लिहाज से। और जैसे बात आ गई कि इसमें दोनों तरह के इम्कानात मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर एम्बेसडर साहब मौजूद है कि सफारतकारी में उन चीज़ों को देखा जाता है कि जिससे कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाती है। तो वो चीज़ें तुर्की के पास हैं चैलेंजेस के साथ साथ। शुक्रिया।